तो आज से वनडे एग्जाम को लेकर के साइंस सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। जो भी जानने वाले बच्चे हैं, जो भी कोचिंग वगैरह पढ़ते रहते हैं, तो उनको वीडियो शेयर कर दिया जाएगा और आप लोग डेली सुबह 1 घंटे क्लास अपलोड कर दी जाएगी। डेली का डेली आप लोगों को देखना है और वनडे एग्जाम को देख करके मैं बना रहा हूँ और साइंस स्टार्ट कर रहा हूँ। जो भी रेलवे वगैरह में या पेट एग्जाम है या अन्य जो भी यूपी ट्रिपल वगैरह के एग्जाम आते हैं, उनमें जो भी साइंस है आपकी कहीं बाहर नहीं जाएगी, इस पर्पज से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो डेली बेसिस पे 1 घंटे वीडियो अपलोड होगा। 7 बजे या 8 बजे अपलोड हो जाएगा वीडियो और डेली आप लोग इसे देख सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। और आज केवल इंट्रो देंगे, इंट्रोडक्शन देंगे कि मतलब क्या है साइंस और किस आधार पे हमको पढ़ना है। थोड़ी बहुत पढ़ाएंगे भी और इसके बाद डेली क्लासेस चलेंगे आगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं साइंस से। ठीक है, साइंस सब्जेक्ट है आपका और स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले साइंस, कोई भी चीज जब हम लिखते हैं, कोई शब्द लिखते हैं, तो सबसे पहले उस शब्द को जान लेना जरूरी होता है कि इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे इस चीज का ये चीज प्रचलन में आई। ठीक है, तो सबसे पहले साइंस हिंदी में होता है विज्ञान। तो विज्ञान की परिभाषा, विज्ञान, तो विज्ञान की परिभाषा हिंदी के आधार पर लिखी जाए तो वी धन ज्ञान, मतलब प्रकृति के बारे में व्यवस्थित ज्ञान, ही विज्ञान है, ही विज्ञान है। ठीक है, ये हम पढ़ते आए हैं। वही चीज यदि इंग्लिश के तौर पे देखी जाए तो साइंस लिखा हुआ है, मतलब साइंस की उत्पत्ति हुई है, लैटिन भाषा है, एक लैटिन भाषा है, उसमें सिंटिया शब्द आता है। एक सिंटिया शब्द क्या आता है? सिंटिया शब्द आता है। इस सिंटिया शब्द से ही आपके साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, सिंटिया शब्द से ही इस साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई है। और सिंटिया का मतलब होता है टू नो, मतलब जानना। क्या होता है? जानना। ठीक है, अब हम ये सब चीजें जो भी है हिंदी में जान लिया साइंस का मतलब, विज्ञान का मतलब, और इंग्लिश में जान लिया साइंस का मतलब। ये सब चीजें हमने हाई स्कूल, इंटर हर जगह पढ़ी होती हैं और लगभग हम लोगों को जानकारी होती है। और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर नहीं पूछे जाते हैं कि सिंटिया क्या है, साइंस क्या है, विज्ञान क्या है। हमको वनडे एग्जाम के पर्पज से पढ़ना है और जो जो एग्जाम में पूछा जाता है वो पढ़ना है, बेकार की चीजें हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो जो चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं उनके आधार पे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आसानी बनाने के लिए, पढ़ने साइंस को पढ़ने में आसान बनाने के लिए किसी चीज को हम पार्ट बना लेते हैं। जैसे हमसे कहा जाए कि रामायण के बारे में बताइए, तो समस्या हो कि रामायण पूरी पढ़ने में कि कहीं आप श्री रावण के बारे में बताने लगे तो कभी आपको किसके किन्नर कांड बताने लगे, कुछ अलग अलग बताने लगे तो आपको समस्या होगी। वही यदि हम उसको एक पार्ट वाइज 7 कांड जो है उनमें अलग अलग पढ़ते हैं तो हमको ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, तो उसी तरह से विज्ञान की जो साइंस है उसको यदि हम अलग अलग पार्ट कर ले तो हमको ये ज्यादा समझ में आएगी और एक एक पार्ट हम लोग बाद में पढ़ते चले जाएंगे और पूरी साइंस हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइंस के मुख्य 3 पार्ट करते हैं। ठीक है, कितने पार्ट करते हैं? 3 पार्ट करते हैं। ठीक है, तो 3 पार्ट में सबसे पहले कैसे डिवाइड कर लेते हैं? जैसे पहले जमाने में होता था कि हम किसी भी चीज को 3 पार्ट में कर लेते थे, जलचर, नभचर और स्थलचर, ऐसे डिवाइड कर लेते थे ना। तो वैसे ही हम लोग भी क्या करेंगे कि एक तो धरती, जहाँ जो जमीन है यहाँ हम रह रहे हैं, जो वायुमंडल है उसमें डिवाइड कर ले, और एक धरती के बाहर जो खगोल पिंड है उसमें डिवाइड कर ले, धरती के अंदर जो मिट्टी है उसको डिवाइड कर ले। 3 पार्ट बना लेते हैं तो हमको साइंस समझने में आसान हो जाएगा। और 3 पार्ट यही है जिनमें बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट है खगोल विज्ञान। विज्ञान को 3 पार्ट में बांटा गया है,
पहला है खगोल विज्ञान, ठीक है। दूसरा है प्राकृतिक विज्ञान। कैसा है? प्राकृतिक विज्ञान। और तीसरा है भूगर्भ विज्ञान। कैसा है? भूगर्भ विज्ञान, ठीक है। ये 3 पार्ट हमने कर लिए, 3 पार्ट बांट लिए। जैसे हिस्ट्री बांटी जाती है, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन का भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, इस तरह पार्ट करते हैं हम लोग, और आसानी भी हो जाती है। पहले वाला अलग पढ़ लेते हैं, बीच वाला अलग और मॉडर्न वाला अलग। उसी तरह साइंस हमने पार्ट कर लिया, 3 पार्ट, खगोल विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान और भूगर्भ विज्ञान, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, जो खगोल विज्ञान है केवल इसी के बाद थोड़ा समझ लेते हैं। मेन हमको इस प्राकृतिक विज्ञान के जो पार्ट है वहां पे आना है और उसी को हमको पढ़ना है, ठीक है। तो जो खगोल विज्ञान है, तो इसके जो फादर हैं, ये एक क्वेश्चन मेन, थोड़ा अब ये लिखा गया है खगोल विज्ञान, इसके बाद थोड़ा सा जान लेते हैं, इनके फादर समझ लेते हैं कि खगोल विज्ञान के फादर कौन है। तो कोपरनिकस, कौन है? कोपरनिकस, ठीक है। पूछ लिया जाए आपसे खगोल शास्त्र या खगोल विज्ञान के जनक कौन है, तो कोपरनिकस है। पोलैंड के निवासी थे। ये कहाँ के निवासी थे? पोलैंड एक देश है, यहीं के निवासी थे कोपरनिकस, ठीक है। इसके बाद प्राकृतिक विज्ञान को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। प्राकृतिक विज्ञान को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक भौतिक विज्ञान और दूसरा हो जाएगा आपका जीव विज्ञान। दूसरा हो जाएगा जीव विज्ञान, ठीक है। इसके बाद इसको यहीं पे ब्रेक कर देते हैं, रोक देते हैं। इसी के बारे में हमको पढ़ना है, इसके बाद में और बड़े टुकड़े कर लेंगे, इसको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो भूगर्भ विज्ञान में क्या है? भूगर्भ विज्ञान के फादर यदि आपको याद करना है तो बहुत ही सिंपल है कि भूगर्भ है, मिट्टी है, तो यदि मिट्टी में कुछ काम करना है, अंदर के बारे में जानकारी करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? मिट्टी को हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो जेम्स हटन, कौन है? जेम्स हटन भूगर्भ विज्ञान के जो फादर हैं वो है जेम्स हटन, ठीक है। खगोल विज्ञान के कोपरनिकस। प्राकृतिक विज्ञान के 2 पार्ट हो गए, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। अब इस भौतिक विज्ञान के भी 2 पार्ट किए गए हैं। एक को कहते हैं भौतिकी, एक को क्या बोलते हैं? भौतिकी, और एक को बोलते हैं रसायन। क्या बोलते हैं? रसायन। एक को बोलते हैं भौतिकी, एक को बोलते हैं रसायन, ठीक है। तो ये जो भौतिकी विज्ञान है, इसके फादर कौन है? और इसी भौतिक विज्ञान को हम आगे पढ़ाई में ले चलेंगे। पहले फिजिक्स पढ़ा देंगे, फिर केमिस्ट्री पढ़ा देंगे, फिर जीव विज्ञान पढ़ा देंगे, बायोलॉजी आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। इसके बाद ये जो खगोल विज्ञान है और भूगर्भ विज्ञान है, इसके बारे में हम जियोग्राफी में भी पढ़ सकते हैं। जब जियोग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें इस चीज को कंप्लीट कर लिया जाएगा। अभी इस साइंस को कंप्लीट करना है तो इस पार्ट को पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गया भौतिकी। तो फादर ऑफ फिजिक्स या भौतिकी के पिता कौन है? तो सिंपल याद कर लेते हैं, क्या होगा? न्यूटन। कौन है? न्यूटन। फादर ऑफ फिजिक्स या भौतिकी के पिता कौन हो गए? न्यूटन हो गए, ठीक है। अब यहीं पे केवल एक चीज और जोड़ दे, कहते मॉडर्न फिजिक्स, मतलब आधुनिक भौतिकी के जनक कौन है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन। आइंस्टीन हो जाएंगे। फादर ऑफ फिजिक्स कौन हो जाएंगे? न्यूटन। और आधुनिक भौतिकी या मॉडर्न फिजिक्स के जनक पूछा जाए तो कौन हो जाएंगे? आइंस्टीन हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद रसायन विज्ञान का पूछा जाए तो एंटोनी लेवासिए। कौन है? एंटोनी लेवासिए, ठीक है। ये हटा दीजिए, ठीक है।
रसायन विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे, फादर कौन हो जाएंगे, एंटोनी लेवासिए। ठीक है, यहां तक हम लोग आ गए। अब जीव विज्ञान के पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान के पार्ट कर लेते हैं। तो जीव जैसे इस तरह से भौतिक विज्ञान का पार्ट किया, भौतिकी और रसायन, उसी तरह से हम जीव विज्ञान के पार्ट करेंगे। तो इसके भी दो पार्ट हो जाते हैं। पहला है एंटोनी लेवासियो को थोड़ा नीचे लिख देते हैं, एंटोनी लेवासिए। ठीक है, अब जीव विज्ञान के दो पार्ट हो जाएंगे। तो जीव विज्ञान इंग्लिश में लिख देंगे बायोलॉजी, बायोलॉजी। ठीक है, अब इसके दो पार्ट हैं। तो एक है जूलॉजी और दूसरा है बॉटनी। क्या हो जाएगा, बॉटनी। जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान और बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक कौन, पिता कौन, अरस्तु, और वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेस्टस हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, थियोफ्रेस्टस हो जाएंगे। अब हमने एक समरी बना ली, एक चार्ट में हमने एक ग्राफ बना लिया कि इस आधार पे हमको पढ़ना है, क्या क्या चीजें हैं साइंस में और कहाँ पे पढ़ना है, और हमको लास्ट में यहाँ आ जाना है, इसके बारे में हमको पढ़ना है, फिजिक्स के बारे में। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी पढ़ने को तो कुछ भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक क्रम रहेगा। तो एक सारांश में पहले 2 मिनट पढ़ लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। साइंस, साइंस शब्द की उत्पत्ति, सिंटिया एक लैटिन शब्द है, सिंटिया उससे हुई है, उसका मतलब होता है जानना, टू नो, जानना। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हमने इसके 3 पार्ट किए, खगोल विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान और भूगर्भ विज्ञान। ठीक है, खगोल विज्ञान के पिता कौन हो गए, कोपरनिकस, जो पोलैंड के निवासी थे। इसके बाद भूगर्भ विज्ञान के पिता कौन हो गए, जेम्स हटन हो गए। ठीक है, इसके बाद प्राकृतिक विज्ञान के हमने पार्ट किए, कौन कौन से, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान में 2 पार्ट हो गए, भौतिकी और रसायन। जीव विज्ञान में 2 पार्ट हो गए, जूलॉजी और बॉटनी। इसमें जो भौतिकी आई, तो भौतिकी के पिता कौन हो जाएंगे, फादर ऑफ फिजिक्स कौन हो जाएंगे, न्यूटन हो जाएंगे। मॉडर्न फिजिक्स के जनक आइंस्टीन हो जाएंगे। रसायन विज्ञान के पिता एंटोनी लेवासिए हो जाएंगे। और जीव विज्ञान के हम 2 पार्ट करेंगे, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी को हिंदी में कहते हैं जंतु विज्ञान और बॉटनी कहते हैं वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु, वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस। इतना हमारा क्लियर हो गया। अब हम इस चीज को हेड में उठा लाते हैं, ऊपर ले आते हैं। ठीक है, इसको हटा दे। अब हम पढ़ेंगे फिजिक्स, फिजिक्स या भौतिकी। देखिए, भौतिक विज्ञान जब लिख दिया जाता है तो उसमें 2 चीजें आ जाती है, भौतिकी, रसायन। ठीक है, लेकिन अब केवल फिजिक्स पढ़ना है या केवल भौतिकी पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें जो पढ़ना है, तो अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा कि फादर ऑफ फिजिक्स कौन है, न्यूटन है। तो थोड़ा न्यूटन के बारे में जान लेते हैं, क्या है न्यूटन। ठीक है, इसके बाद फिजिक्स में थोड़ा आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। यदि इकट्ठा एक चीज पढ़ लिया जाए, बहुत सारी जानकारियां एकदम कर ली जाए, तो पूरा गोल मोल हो जाता है और आपको याद नहीं रहता है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इसको पार्ट वाइज पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो न्यूटन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी कि कोई शब्द आता है तो उससे जुड़ी 5 से 10 जानकारियां आपको इंपॉर्टेंट हम दे दें। ठीक है, तो न्यूटन के द्वारा क्या किया गया, सबसे ज्यादा एक पूछा जाता है, इनके द्वारा एक पुस्तक दी गई जिसका नाम था ऑप्टिक्स। क्या था, ऑप्टिक्स। दरअसल प्रकाश का जो अध्ययन किया जाता है, प्रकाश का जो अध्ययन किया जाता है, जैसे आपने कई अध्ययन पढ़े होंगे कि जैसे मान लिया जाए ध्वनि के अध्ययन को क्या कहते हैं, इकोस्टिक्स। ठीक है, इस तरह से प्रकाश के अध्ययन को क्या बोला जाता है,
तो ऑप्टिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑप्टिक्स, या हिंदी में बोला जाए तो प्रकाशिकी। क्या बोला जाता है? प्रकाशिकी। तो प्रकाशिकी जो थी या ऑप्टिक्स जो थी, ये किसके द्वारा दिया गया? न्यूटन के द्वारा एक पुस्तक दी गई ऑप्टिक्स। इसमें इन्होंने कुछ प्रकाश के सिद्धांत दिए, जैसे कि एक इन्होंने सिद्धांत दिया कणिका सिद्धांत। कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया, मतलब इसको बढ़ावा देने का काम किसने किया? न्यूटन ने कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन। यदि आपसे पूछा जाए कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन, प्रकाश में कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो न्यूटन के द्वारा किया गया। जो प्रकाश में सफेद रंग होता है, प्रकाश में जो सफेद रंग होता है वो 7 रंगों से मिलकर के बना होता है, जिसको हम लोग विबग्योर कहते हैं। विबग्योर कहते हैं, या हिंदी में बैनी आह पिनाला कहते हैं। बैनी आह पिनाला ये कहते हैं। ये बात सबसे पहले न्यूटन ने ही बताई कि जो सफेद रंग है वो 7 रंगों से मिलकर के बना होता है। ये न्यूटन के द्वारा ही बताया गया। ठीक है। इसके बाद न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत दिए गए। 1 नंबर। दूसरा लिख दीजिए, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत न्यूटन के द्वारा दिए गए। ऑप्टिक्स पुस्तक दी इन्होंने। ठीक है। इसके बाद गति के समीकरण इन्होंने दिए, न्यूटन के द्वारा गति के समीकरण दिए गए। ठीक है। और न्यूटन के बारे में एप्पल वाली कहानी तो सुनी होगी सबने कि एप्पल गिरता है, उन्होंने सोचते हैं इधर क्यों नहीं गया, उधर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों गिरा। इसी वजह से इन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया? न्यूटन के द्वारा दिया गया। ठीक है। और गति के समीकरण किसके द्वारा दिए गए? न्यूटन के द्वारा दिए गए। ठीक है। और इनकी एक पुस्तक है प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया ये पुस्तक बहुत पूछी जाती है कि प्रिंसिपिया पुस्तक किसकी है? तो न्यूटन की है। ठीक है। प्रिंसिपिया इसकी पुस्तक है, न्यूटन की पुस्तक है। इसके बाद चौथे नंबर में आप आते हैं तो पूछा जाता है न्यूटन से जुड़े और फैक्ट है अवकलन गणित। अवकलन गणित किसके द्वारा दिया गया सिद्धांत? तो न्यूटन के द्वारा दिया गया। तो न्यूटन से जुड़े कई चीजें हमको याद हो गई। एक 7 रंगों वाली बात कि जो सफेद रंग होता है वो 7 रंगों से मिलकर के बना होता है। किसने बताया? न्यूटन ने बताया। प्रकाश का अध्ययन के लिए इन्होंने एक पुस्तक दी ऑप्टिक्स। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत दिए न्यूटन ने। गति के समीकरण दिए न्यूटन ने। प्रिंसिपिया पुस्तक किसने लिखी? न्यूटन ने। अवकलन गणित के सिद्धांत जो है कौन दिया? न्यूटन ने। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं कि ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, ये चीजें किसके द्वारा, डायरेक्ट आप इनके आंसर दे सकते हैं। ठीक है। जैसे ये ऑप्टिक्स आ रहा है इसी तरह कई सिद्धांत पूछे जाते हैं कि इस चीज के अध्ययन को क्या कहते हैं। जैसे चंद्रमा के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो सेलेनोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। ऐसे कई हैं, फूलों के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी, मानव के शास्त्र के अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी, इस तरह से कई अध्ययन है। ये आप लोग पढ़ सकते हैं, या अगला वीडियो में इस चैप्टर पे भी बनाऊंगा, सिंगल वीडियो होगा जिसमें आपको अध्ययन बताया जाएगा। ठीक है। तो सिंगल वीडियो होगा, आप लोग इंतजार करिए उस वीडियो का। ठीक है। अब आगे आते हैं। जिस तरह से हमने साइंस को 3 पार्ट में बांटा और उसके कई टुकड़े कर दिए, उसी तरह से हम फिजिक्स को कई पार्ट में बांट सकते हैं। इसके मुख्य जो पार्ट है उसे पढ़ने में आसानी हो जाएगी फिजिक्स। तो एक होता है, पहला पार्ट है यांत्रिकी। कौन सा पार्ट है? यांत्रिकी। मतलब वही है कि छोटे छोटे हम लोग लेसन बनाते चले जा रहे हैं। यदि इन लेसन को छोटे छोटे बना लिया जाएगा तो आगे हमको फिजिक्स पढ़ने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। छोटे छोटे, जैसे कोई चीज आपसे कह दिया जाए कि मान लीजिए एक मिट्टी का ढेर लगा हुआ है बहुत बड़ा, और आपसे कह दिया जाए इस मिट्टी के ढेर को उठा करके आपको दूसरे घर में ले जाना है या कहीं दूर ले जाना है, तो आप उस मिट्टी को नहीं ले जा सकते हैं।
लेकिन यदि वहीं पे थोड़ा थोड़ा, यदि आप आज 10 किलो मिट्टी ले जाते हैं, कल 20 किलो ले जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा ले जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि पूरी मिट्टी आप ढो चुके होंगे। उसी तरह से हमको ये करना है कि फिजिक्स के हमको छोटे छोटे पार्ट कर लेने हैं और छोटे छोटे पार्ट को पढ़ते चले जाना है, और एक दिन ऐसा आएगा कि फिजिक्स हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी होगी। ठीक है, तो उसी तरह से कितने पार्ट हैं इनके, और फिजिक्स के पार्ट बना लेते हैं छोटे छोटे, इनको अलग अलग हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। तो यांत्रिकी है, एक चैप्टर हम पढ़ेंगे ध्वनि, एक चैप्टर हम पढ़ेंगे ऊष्मा, एक चैप्टर पढ़ेंगे विद्युत, एक चैप्टर पढ़ेंगे चुंबकत्व, एक चैप्टर पढ़ेंगे चुंबकत्व, एक चैप्टर हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्वांटम सिद्धांत, मतलब जिसमें एक पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनों के बारे में, ये सब चीजें हम लोग पार्ट वाइज धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो यांत्रिकी पढ़ लेंगे। सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है कि ध्वनि वाला, काफी ज्यादा एग्जाम में इंपॉर्टेंट सब है, विद्युत भी इंपॉर्टेंट, चुंबकत्व भी है, ऊष्मा भी, यांत्रिकी सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ध्वनि वाला जो है चैप्टर, ये आपका अक्सर पूछा जाता है, यहाँ से इसको कंप्लीट अच्छे से कराया जाएगा। ठीक है, बाकी आपका यांत्रिकी जो स्टार्ट होता है, पहला इस टुकड़े को, यदि फिजिक्स के मतलब हमने 7-8 टुकड़े कर लिए हैं, तो उस टुकड़े में पहला टुकड़ा जो है, पहला लेसन है जो, वो है यांत्रिकी। यांत्रिकी क्या है? कुछ नहीं है, यांत्रिकी को समझना बिल्कुल इजी है। आप कैसे समझ सकते हैं यांत्रिकी को? इसमें क्या है, यांत्रिकी में साफ साफ एक वर्ड आ रहा है यंत्र। क्या है? यंत्र। तो किसी वस्तु को मापने के लिए कुछ यंत्र बनाए जाते हैं, कुछ ऐसे सामान बनाए जाते हैं, ऐसी वस्तुएं बनाई जाती हैं जिससे हम उस चीज को माप सकते हैं। तो उस चीज को जो मापने के लिए वस्तु यूज होती है उसको बोलते हैं यंत्र। और जिस स्केल में मापा जाता है तो उसको बोलते हैं राशि। और राशि को खंडों में विभाजित कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं मात्रक। ठीक है, जैसे हमने एक रेखा बना दी, तो हम कहेंगे ये रेखा जो यहां से यहां तक बनी है, इसकी क्या कहेंगे, रेखा की क्या कहेंगे? तो हमने क्या कहा, लंबाई कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको? लंबाई कहेंगे। ठीक है, और लंबाई यदि कहेंगे तो लंबाई, कितनी लंबाई कहेंगे? ठीक है, तो उसके लिए कितनी लंबाई कहेंगे, इस लंबाई को क्या कहेंगे? तो वो है मात्रक। और जो ये इस चीज को कहा जा रहा है, इसका एक नाम दिया गया है इसको, ये जो ऐसे बना हुआ है लंबाई, ये है राशि। ये है राशि, और इस राशि को नापने के लिए जो बनाया गया उसको बोलते हैं मात्रक। ठीक है, अब ये राशियां कुछ ऐसी राशियां हैं कि जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, और कुछ है जिनके हम टुकड़े कर सकते हैं। तो जो मेन वाली राशियां उनको मूल मात्रक कहते हैं, और जिनके टुकड़े किए जा सकते हैं उनको व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। और उन्हीं में जिन राशियों को मापने में, मूल वाली राशियों को मापने में जो मात्रक यूज होते हैं उनको मूल मात्रक, और जो टुकड़े वाली नापने में यूज होते हैं उनको व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यांत्रिकी के अंदर पढ़ा जाता है मापन में। मापने में क्या क्या चीजें प्रमुख है? 1 नंबर राशि और 2 नंबर मात्रक। ठीक है, दुनिया भर का एक नहीं समझ में आता है, मत समझिए। आपको एग्जाम देना है, एग्जाम निकालना है, और वनडे एग्जाम के पर्पज से बनाया जा रहा है ये वीडियो। कोई IAS और PCS के लिए नहीं है, वनडे एग्जाम कोई भी हो आप इसके द्वारा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मापन के लिए 2 चीजें हमको पढ़ना अनिवार्य है, जिससे हम पूरा फिजिक्स में यांत्रिकी को समझ सकते हैं। तो पहला है राशि, और राशि को मापने के लिए मात्रक। तो राशियां जो हैं, राशियों के बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, कक्षा 7-8 से पढ़ाया जाता है कि राशियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, अदिश और
सदिश, अदिश और सदिश। अदिश की क्या परिभाषा है? जिसमें केवल परिमाण हो वो अदिश है, और जिसमें परिमाण व दिशा दोनों हो उसको कहते हैं सदिश। अब समस्या ये है कि हम कैसे जानेंगे किसमें दिशा है किसमें दिशा नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर होती है, ठीक है। पर प्रॉब्लम यहाँ पे है कि किसमें दिशा है और किसमें दिशा नहीं है। और कभी ये एग्जाम में नहीं आता है कि अदिश राशि की परिभाषा बताइए, सदिश राशि की परिभाषा बताइए, कभी नहीं पूछा जाता है। हमेशा पूछे जाते हैं तो उदाहरण। और हमें एग्जाम में मतलब है हमको एग्जाम में आंसर आना चाहिए, दुनिया के सामने आए अन्यथा ना आए। हम दुनिया के सामने ज्ञानी हो चाहे ना हो, हमें एग्जाम निकालना है, नौकरी पाना, ठीक है। तो ये पूछा नहीं जाता है, जो हम पढ़ते हैं स्कूल इंटर में वो पूछा नहीं जाता है कि अदिश की राशि की परिभाषा बताइए, कभी नहीं पूछा जाता है। सदिश राशि पूछा यह जाता है कि अदिश राशि के उदाहरण निम्न में से कौन सी अदिश राशि नहीं है। क्वेश्चन आ जाएगा निम्न में से कौन अदिश राशि नहीं है, एक नंबर, ठीक है। अब ए नंबर में दे देगा समय, बी नंबर में दे देगा त्वरण, सी नंबर में दे देगा ताप, डी नंबर में देगा कार्य, ठीक है। समय, त्वरण, ताप, कार्य। अब यदि आपको आता है, अब आप इसमें ये नहीं समझ पाएंगे कौन दिशा है, किसमें दिशा दी है, किसमें दिशा नहीं दी है, तब समस्या होती है। हमको केवल आंसर चाहिए, तो इसके लिए हम एक लॉजिक लगाते हैं। वो प्रायः लॉजिक है, 100% सॉलिड नहीं होता है। इसके लिए हम सदिश और अदिश राशियों के लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, जिसमें तो सदिश और अदिश राशियां पढ़ाई जाएंगी। लेकिन अभी थोड़ा बहुत समझने के लिए, बाय द वे आपको बिल्कुल नहीं आता है और माइनस मार्किंग नहीं है, बटे 4 माइनस मार्किंग है, कम है, तो आप थोड़ा बहुत गेस करके कर सकते हैं। उसके लिए एक लॉजिक ये है कि ज्यादातर जो वा लिखा होता है या बा लिखा होता है, जिन राशियों में वा लिखा होता है, विद्युत धारा को छोड़ करके, किसको? विद्युत धारा को छोड़ करके जिन राशियों में वा लिखा होता है, बा लिखा होता है, या चुंबकीय लिखा होता है, या कोणीय लिखा होता है, कुछ मिल जाएंगे ऐसे कोणीय वाले या चुंबकीय वाले जिनमें आपकी अदिश राशियां भी होंगी। लेकिन ज्यादातर वा, बा, चुंबकीय और कोणीय ये चीजें मिल जाती हैं, तो वो कौन सी राशियां होती हैं? सदिश राशियां होती हैं। और बाकी सभी जिनमें वा, बा ज्यादातर नहीं पाया जाता है, वो कैसी राशियां होती हैं? अदिश राशियां होती हैं। ये एक लॉजिक है, जब आपको ना आता हो सदिश अदिश राशि, तो 90% ऐसी राशियां जिनमें वा लिखा होगा, बा लिखा होगा, चुंबकीय लिखा होगा, कोणीय लिखा होगा, 90% ऐसी राशियां क्या होंगी? सदिश राशियां होंगी। और अन्यथा वाली राशियां अदिश राशियां होंगी, ठीक है। तो अदिश में ये आ जाती है आपका समय हो गया। अब समय में वा नहीं आ रहा है, ताप, इसमें वा नहीं आ रहा है आपका। अभी मान लीजिए बल आ जाए, तो बल क्या है? बा आ गया तो सदिश हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप सिंगल भी याद कर सकते हैं, लॉजिक लगा के ढूंढ के एक जगह लिख सकते हैं, उनमें लॉजिक के अनुसार आप सदिश और अदिश को अलग करके याद कर सकते हैं। और इसमें सिंगल वीडियो भी मैं बना दूंगा, पूरा सदिश अदिश राशि आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। कार्य हो जाएगा, ठीक है, ये सब चीजें हो जाएंगी आपकी अदिश में, ठीक है। ये सदिश अदिश राशि का उदाहरण हो गया, ठीक है। अब राशियों में कुछ मूल राशियां हैं, कुछ मूल राशियां हैं जिनके सीधा मूल राशियों का एक उदाहरण याद करके, जिनका हम टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, जिनको हम तोड़ नहीं सकते हैं, वो क्या है? मूल राशियां हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए आप कहाँ के मूल निवासी हैं, यदि आपने बता दिया हम फैजाबाद के मूल निवासी हैं, तो आप वहीं के हैं, फिर उसके आगे कहीं नहीं है, मूल फिर वहीं हो जाता है, उसके आगे कहीं नहीं। तो वही मूल राशियां, मतलब उसके टुकड़े ना किया जा सके, तो वो मूल राशियां होती हैं। और जिनके टुकड़े हो जाएं, उनको और राशियों में विभाजित कर दिया जाए, वो क्या होती हैं?
व्युत्पन्न राशियां होती हैं। कैसी राशियां होती हैं? व्युत्पन्न राशियां होती हैं। और इनको नापने के लिए जो मात्रक प्रयोग होते हैं उसको कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। और मूल राशियों को मापने के लिए जो मात्रक उत्पन्न होते हैं उनको मूल मात्रक कहा जाता है। ठीक है, अब इतना मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमको पढ़ने हैं। दुनिया भर की हमको राम कहानी नहीं पढ़ना है, तो में जो क्वेश्चन बनते हैं हमको वो पढ़ने हैं। ठीक है, तो मूल राशियों के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो एग्जाम में यही पूछा जा सकता है कि मूल राशियों की संख्या कितनी है। ठीक है, मूल राशियों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो मूल राशियों की संख्या कितनी है? 7 है। कितनी है? 7 है। कौन कौन सी है? तो हो जाएगा आपका पहला लंबाई। पहला क्या हो जाएगा? लंबाई। दूसरा क्या हो जाएगा? समय। अब समय को आप नहीं तोड़ सकते हैं, लंबाई को आप नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा? ताप। चौथा क्या हो जाएगा? ज्योति तीव्रता। पांचवा क्या हो जाएगा? पांचवा क्या हो जाएगा? लंबाई, समय, ताप, ज्योतिता, द्रव्यमान। छठवां क्या हो जाएगा? विद्युत धारा। और सातवां क्या हो जाएगा? पदार्थ की मात्रा। ये है आपकी 7 मूल राशियां। इससे क्वेश्चन भी बन जाता है, कभी कभी पूछ लेगा निम्न में से कौन सी मूल राशि नहीं है, तो 3 इन्हीं से दे देगा और एक कोई और लिख देगा, बल लिख देगा, त्वरण लिख देगा, कार्य लिख देगा, ऊर्जा लिख देगा, ऐसे कोई अन्य ऑप्शन एक दे देगा, वही आपका सही हो जाएगा कि ये जो है मूल राशि नहीं है। और मूल राशि को मापने के लिए जो मात्रक प्रयोग किए जाते हैं तो उनके बारे में लिख सकते हैं कि इनके मूल मात्रक कौन होंगे। तो लंबाई क्या होता है? मीटर होता है। समय का क्या होता है? सेकंड होता है। जो तीव्रता, ताप का क्या होता है? केल्विन होता है। जो तीव्रता क्या होता है? कैंडिला होता है। द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। और पदार्थ की मात्रा को मोल में मापते हैं। ये हो गए मूल राशियां और इनके मात्रक। लंबाई मीटर, समय सेकेंड, ताप केल्विन, जो तीव्रता कैंडिला, द्रव्यमान किलोग्राम, विद्युत धारा एम्पियर और पदार्थ की मात्रा मोल। ठीक है, ये 7 मूल राशियां हैं। इनको मापने के लिए क्या क्या प्रयोग किया जाता है? मूल मात्रक 7 हो गए। ठीक है, अब हम इन मूल राशियों में मेन लंबाई के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, मेन किसके बारे में पढ़ लेते हैं? लंबाई के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो लंबाई में क्या है? छोटे से लेकर के बड़े तक की जो भी लंबाइयां हैं उनमें पूछ लिया जाता है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कह देगा 10 की घाते 18, 10 की घाते 18 मीटर को क्या कहा जाएगा? यदि 10 की घाते 18 मीटर हम लिख दें तो इसको क्या कहा जाएगा? तो इसको कहा जाता है 100। क्या बोला जाता है? 100 कहा जाता है। 10 की घाते -9 लिखा हो तो क्या कहा जाता है? इसको नैनोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कहते 10 की घाते -9 मीटर को क्या कहा जाएगा? तो नैनोमीटर कहा जाएगा। यदि आपको ये चीजें याद होंगी तभी आप लिख सकते हैं कि मीटर के बारे में, कि मीटर का मात्रा क्या होगा और क्या नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। कभी कभी कह देता है कि बताइए 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होंगे?
ठीक है। कभी कह देगा 1 डेसीमीटर में कितने मीटर होंगे, कभी कह देगा 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर होंगे, ठीक है। कभी कह देगा 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होंगे। अच्छा, कहीं माइनस चलता है 10 का और कहीं 10 का प्लस चलता है, ठीक है। अभी आपको सब याद हो जाएगा धीरे धीरे कि क्या कैसे हमको लिखना है। यदि हमसे ये पूछ लिया जाए 10 की घाते 15 मीटर को हम क्या कहेंगे, नहीं आता है, इसके लिए क्रम है वो याद कर लेंगे। फेम्टोमीटर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फेम्टोमीटर, ठीक है। तो इसके लिए हमको याद करना है, याद कर लीजिए। यदि हम माइनस में होते, मतलब लंबाई को यदि हम माइनस में मापते चले जाते हैं तो उसके लिए होता है डेसी सेंटी मिली माइक्रो। ये माइक्रो बहुत पूछा जाता है, ये आप इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। ये माइक्रो बहुत पूछा जाने वाला है कि 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ठीक है। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो और हेक्टो, ठीक है। ये यदि हम माइनस करते चले जाएं तो इनके क्रम बनते जाते हैं। तो डेसी में क्या करते हैं, 10 की घाते -1, 10 की घाते -1 मीटर लिखा है तो उसको क्या कहेंगे, डेसीमीटर है ये। 10 की घाते -2 मीटर लिखा है तो उसको क्या कहेंगे, सेंटीमीटर लिखा है ये। 10 की घाते -3 मीटर लिखा है तो क्या कहेंगे, मिलीमीटर लिखा है ये, ठीक है। 10 की घाते, अब यहां से देखिए 1 2 3 तक लगातार चलेंगे, अब 3 के बाद दुगना होने लगेगा, -6, मतलब अब 3 जोड़ते चले जाएंगे। तो 1 माइक्रो में 10 की घाते 6 मीटर, -6 मीटर होते हैं। ना से 9 होता है और ना से नैनो होता है, ना 9 एक ही तरह लग रहा है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। 10 की घाते -9 मीटर क्या होता है, 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। पिको, फिर आप क्या करिए, 3 जोड़ दीजिए, 12 हो जाएगा। फेम्टो 10 की घाते -15 हो जाएगा और हेक्टो क्या हो जाएगा, 10 की घाते -18। मतलब 10 की घाते -18 माइनस में है, मतलब मीटर से कितना माइनस में चले जाएंगे, 10 की घाते -18, तो यहाँ हेक्टो बोलेंगे, मतलब सबसे छोटी इकाई मान सकते हैं हेक्टो, ठीक है। अब यदि हम डेसी के बाद बढ़ना चालू करेंगे, मीटर में जाना चालू करेंगे तो क्या होता है, डेका, हेक्टो, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा और एक्सो, क्या हो जाएगा, एक्सो हो जाएगा, ठीक है। ज्यादातर जो सबसे लास्ट में जाता है वो एक्सो ही होता है। जैसे आप मंडल पढ़ रहे हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल या बहिर्मंडल, तो बहिर्मंडल को क्या बोला जाता है इंग्लिश में, एक्सोस्फीयर बोला जाता है। तो जो सबसे लास्ट वाला होता है एक्सो ही ज्यादातर होता है, इसको इस तरह से याद कर सकते हो, सबसे लास्ट वाला एक्सो बोल सकते हैं, ठीक है। तो यदि अब आपसे देखिए, अभी तक आप नहीं समझ पाते थे, अभी पूछ लिया जाता आपसे कि माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 10 की घाते -6 मीटर। एग्जाम में आ गया कि निम्न में से बताइए माइक्रोमीटर में कितने मीटर होंगे, तो 10 की घाते -6 हम आसानी से लगा देंगे, ठीक है। इसी तरह से अब ये प्लस में पूछा जाता है, तो 10 की घाते 1 कर देंगे तो डेका। यदि आपसे पूछा है 1 डेका मीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 10 की घाते 1 मीटर, ठीक है। हेक्टो में 10 की घाते 2, किलो में 10 की घाते 3। अब जैसे यहाँ 1 2 3 माइनस तक चले थे, फिर प्लस होने लगा था 3 का, वैसे यहाँ भी होगा। 10 की घाते 6, 10 की घाते 9, 10 की घाते 12 और 10 की घाते 15 और 10 की घाते 18। ये हाईएस्ट तक है। अब यदि आपसे 10 की घात में यदि मीटर की लंबाई पूछा जाता है तो अब आपको ऐसे याद कर लेना है, सीधा माइनस के लिए याद करना है, डेसी सेंटी मिली माइक्रो